TIFR GS 2021 डिटेल सोल्यूशन क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की आपको आज इस वीडियो में कंप्लीट 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है बाय अलका रानी। सो मेक श्योर कि आपने इससे पहले ये वीडियो देखा होगा TIFR GS 2022 के रिगार्डिंग, जहां मैंने एग्जाम पैटर्न, एक्सपेक्टेड टॉपिक, स्ट्रेटेजी प्लान, कट ऑफ और सेल्फ स्टडी बताया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा होगा या आपको इसका लिंक मिल रहा होगा, इससे आप देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने GS 2021 केमिस्ट्री एक्स लिख रखा है यहाँ पर, यानी ये जो पेपर आपका 7 मार्च 2021 को हुआ था, इसका सोल्यूशन कराने जा रही हूँ मैं आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना आया या आपको मेरा सोल्यूशन समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि मैम मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। आफ्टर दैट आई कैन सॉल्व, और मैं उसके लिए एक अनदर वीडियो बनाकर उसे सॉल्व करा दूंगी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द गोल्ड इन अ बिलो कॉम्प्लेक्सेस। आपको गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए क्लोरीन का क्या होगा -1, सिमिलरली क्लोरीन -1। एक मिनट, इसको थोड़ा सा थिन कर दो। क्लियर। यहाँ पर आपको पता है कि हमारा जो फॉस्फोरस है, यहाँ फॉस्फोर 4 बॉन्ड बना रहा है। जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन NH4+, तो यहाँ पर क्या करते हो आप, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है यू विल बी टेक अ +1 चार्ज। सिमिलरली यहाँ भी मेरा फॉस्फोरस 4 बॉन्ड बना रहा है तो +1 आएगा, और यहाँ भी फॉस्फोरस 4 बॉन्ड बना रहा है तो +1 आएगा। अगर मैं गोल्ड का विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड करती हूँ तो 0 बनता है। क्लियर। तो अब देखिए, अगर मैं सबसे पहले इस गोल्ड एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूँ तो साथ में कौन है, क्लोरीन, अगेन +1, ऊपर कौन है, फॉस्फोरस। अब आप देखेंगे कि एक फॉस्फोरस एटम है, फर्दर 2 गोल्ड एटम से कनेक्टेड है। आपका एक फॉस्फोरस एटम 2 गोल्ड एटम से कनेक्टेड है। अगर एक फॉस्फोरस पर +1 का चार्ज है तो ऑब्वियसली हाफ इसके पास होगा और हाफ इसके पास होगा। तो इस गोल्ड ने इस फॉस्फोरस के साथ कितना चार्ज बनाया है, हाफ, और इसी गोल्ड ने इस वाले के साथ भी कितना बनाया होगा, हाफ। और साथ ही साथ इस गोल्ड का एक बॉन्ड है हमारे दूसरे गोल्ड एटम के साथ जिसका कोई चार्ज नहीं है, 0, एंड यू विल बी गेट अ 2। तो आपका यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो 0 आया। एंड मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि क्लोरीन का आप कंसीडर करेंगे +1। क्लियर। और यहाँ पर इस फॉस्फोरस का एटम वैसे +1 होता है, पर 2 गोल्ड एटम की वजह से हाफ चार्ज आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और साथ वाले गोल्ड का कितना आएगा, 0। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट CH बॉन्ड। तो करेक्ट CH बॉन्ड के लिए आपको यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड चेकआउट करना था। स्टिल कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पर sp2। एज यू नो वेरी वेल कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल। तो डिसोसिएशन के लिए ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट्स वाई यहाँ पर जो डी आंसर है, यानी कि C को सबसे ज़्यादा, देन A और देन B। दैट्स सेकेंड क्वेश्चन आपका डन होता है। थर्ड क्वेश्चन आता है क्वांटम कन्फिनमेंट। अब देखो क्वांटम कन्फिनमेंट एक इफेक्ट है, जनरली एक इफेक्ट है जिस इफेक्ट में बताते हैं, मैं आपको शो करती हूँ, मैंने पिक्चर रखी हुई है यहाँ पर, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। इस इफेक्ट में क्या बताया जाता है कि जो क्वांटम कन्फिनमेंट होता है वो बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड के लिए क्या रिलेशन है। तो आप देखो, अगर साइज बड़ा है ना तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप कम है, पर जैसे जैसे साइज स्मॉल हो गया द गैप विल बी इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैंड गैप है वो साइज के इन्वर्सली है। यहाँ से हमें जो रिलेशन मिला है, रिलेशन इज दैट कि जो हमारा बैंड गैप है वो इन्वर्सली है किसके, आपको मैंने पिक्चर में दिखाया है, हमारे द साइज ऑफ द पार्टिकल। तो आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि जो साइज अगर कम है तो बैंड गैप ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर आंसर आएगा, द एनर्जी गैप इन अ सेमीकंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द साइज, दैट्स व्हाई D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, इन द मिक्सचर ऑफ KCl एंड KClO3 weighing 1.8 ग्राम। अब देखो उन्होंने क्या दे रखा है, एक मिक्सचर है KClO3, उसके बाद जो हमसे उसने कहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर ऑफ KClO3। अब KClO3 के लिए आप जर्नल रिएक्शन लिख सकते हैं, KCl प्लस आपका क्या जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन। यू विल बी बैलेंस द इक्वेशन, देन 3/2 ऑक्सीजन, यानी कि एक KClO3 मॉलिक्यूल से मेरे को क्या मिलता है, 3/2 ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। हमें कितना ऑक्सीजन दे रखा है, 140 ml दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालती हूँ तो गिवन वॉल्यूम कितना है, 140, और स्टैंडर्ड कितना होता है एक मोल के लिए, 22240। यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, 140 डिवाइड बाई 22400, एंड यू विल बी गेट अ 0.00625। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसके लिए, ओरिजिनल मिक्सचर के लिए। तो देखो मोल कंसेप्ट लगाना है, बिल्कुल नॉर्मल आपको सिंपल अपना मोल कंसेप्ट लगाना है। कैसे मोल कंसेप्ट लगेगा कि 3/2 के लिए कितना मास है,
आपको अगर याद हो KClO3 का आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 122.5। ठीक है, ये इसका मोलिकुलर मास है जो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो 3.2 मोल्स के अंदर 3.2 ऑक्सीजन मोल्स के अंदर 122.5 इतना KClO होगा, इतना KCl होगा। और अगर मैं बात करती हूँ 0.0625 के अंदर कितना होगा, यूज था यूनिटरी मेथड 122.5, ये फैक्टर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा और ये फैक्टर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 0.00625। ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो, ओरिजिनल मिक्सचर के रिस्पेक्ट में परसेंट निकालना है। तो परसेंट के लिए आप 100 लगा देंगे और ओरिजिनल कितना दे रखा था आपको 1.8 ग्राम। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको आंसर आना चाहिए 28.3%। दैट्स वाई ए इज अ राइट आंसर, 28.3 पॉइंट राइट इसका आंसर आएगा। फिर भी कोई डाउट है, यू जस्ट राइट इन अ कमेंट सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका डन। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे उसने क्या कहा है कि आपको एक्सटेंशन कोफिशिएंट निकालना है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप यहाँ पर एब्जॉर्बेंस देखो, उन्होंने हमसे क्या है कि आपके पास 100% लाइट है, 100% लाइट में से 75% उसने क्या लिख रखा है, एब्जॉर्ब हो गई है, ये एब्जॉर्ब हो गई है और 25% क्या हो गई है, एमिट हो गई है, ये वाली आपकी एमिट हो गया। तो मेक श्योर कि आपको ये आपने पढ़ रखा होगा फोटो केमिस्ट्री के अंदर कि अगर मैंने इनिशियल इंटेंसिटी 100 कंसीडर करी है तो एमिटेंस कितनी हो रही है, वो 25, यानी आई कितना आ जाएगा 25। अब आपको फॉर्मूला याद है, अगर एब्जॉर्बेंस के लिए आप यूज़ करते हो माइनस के लोग I/I0, आप यही फॉर्मूला यूज़ करते होंगे। यस स्टूडेंट, आप यही फॉर्मूला यूज़ करते होंगे I/I0 वाला। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो आपका जो यहाँ पर फॉर्मूला है लॉग माइनस के लॉग, हाँ I/I0, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे माइनस के लॉग, I कितना है आपके पास 25 और I0 कितना है आपके पास 100। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली, आप इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ से आंसर आएगा 0.6। अब मेरे पास एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E.C.L, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन के लिए 100 किलो डेल्टन और डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम। तो देखो एब्जॉर्बेंस मैंने निकाल दी 0.6, एक्सटेंशन कोफिशिएंट मुझे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन अभी पता नहीं और लेंथ कितनी दे रखी है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब है कि आप लेंथ को कितना पुट करेंगे, एक सेकेंड, आप लेंथ को कितना पुट करेंगे 1/10 पुट करेंगे। लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 1/10 सेंटीमीटर के लिए। बस अब मेरे को सिखाना है आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना। देखो कंसंट्रेशन निकालने का तरीका क्या होगा कि डेंसिटी को डिवाइड करते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट से। अब डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना, देखो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और दूसरा कितना है 100 किलो डेल्टन। 100 किलो डेल्टन को पहले आप चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, किलो को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में इसे आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये जो आपको वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, एंड यू विल बी कन्वर्टेड इनटू द मोल डेसीमीटर क्यूब। आपको जो कंसंट्रेशन का यूनिट चाहिए वो चाहिए मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल बी गेट द कंसंट्रेशन। यहाँ से कंसंट्रेशन आती है 1.5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 0.015। तो 0.015 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सटेंशन कोफिशिएंट आपका आ जाएगा 400। यू कैन सॉल्व दिस। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि जो आपका एक डेल्टन होता है, बिकॉज आप डेल्टन में कंफ्यूज होंगे, एक डेल्टन 1 ग्राम, एक डेल्टन किसके इक्वल होता है 1 ग्राम पर मोल के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे चेंज किया ना, जब जैसे ये 100 किलो को कन्वर्ट किया और ग्राम पर मोल में आंसर आया, फिर मुझे डेसीमीटर ग्राम खत्म करना था तो मोल के लिए मुझे 1000 से किया इसे, ठीक है, डेंसिटी वो जो आपकी होती है। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन का 400 आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे लाइफ टाइम के बारे में बात कर रहा है और हमें क्या निकालना है, ऑब्जर्व लाइफ टाइम निकालना है एंड आई थिंक फ्लोरोसेंस की क्वांटम एफिशिएंसी निकालनी है। तो केमिकल काइनेटिक का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ बच्चे को ये पता होना चाहिए जो आपका रिलैक्सेशन टाइम जिसे आप बोलते हो या लाइफ टाइम जिसे बोलते हो, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या सिर्फ एक ये फॉर्मूला से आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे जल्दी से देखें हमारे साथ। तो आपको क्या निकालना, तो ऑब्जर्व लाइफ टाइम निकालना है। तो ऑब्जर्व लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/k फ्लोरोसेंस वाला सबसे पहले, ठीक है, प्लस 1/k कौन सा आएगा आपका ये जो कौन सा है ये आपका डी एक्साइटेशन वाला, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा 1/d एक्साइटेशन वाला आ जाएगा। तो आप यहाँ पुट करेंगे इसको, एक सेकेंड, 1/, कर दिया मैंने, क्योंकि आप 1/k में थोड़ी कर रहे हो, आप कर रहे हो 1/k होता है ना, तो k कितना आएगा, यहाँ पर kf आएगा, प्लस आपका नेक्स्ट आएगा k डी एक्साइटेशन वाला, प्लस आपका आएगा इंटर सिस्टम वाला, इंटर क्रॉस सिस्टम है सॉरी, क्रॉसिंग वाला, फिर आएगा आपका k फोटो ब्लीचिंग वाला,
ठीक है। और लास्ट आएगा आपका क्विंचिंग वाला। देखो ये लिख रखे हैं मैंने, सिर्फ इन्हीं के बारे में जिक्र किया। ये टाउ दे रखा है तो के एफ कैसे निकलेगा, के एफ निकलेगा 1/f। ये आपको क्या दे रखा है टाउ, तो अगर आप यहाँ से के डी निकालना चाहते हो तो 1/10 करके निकलेगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/5। आप इन सबको सॉल्व करें, आप जैसे जैसे सॉल्व करते हो ना आपका आंसर 1.25 नैनो सेकेंड आएगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑब्जर्व टाइम तो निकल गया नैनो सेकेंड। उसके बाद उसने मेरे को क्या निकालने के लिए कहा, देखो ऑब्जर्व टाइम हमने निकाल दिया, एक सेकेंड ये रुक क्यों जाता है, हमसे क्या निकालना है, फ्लोरोसेंस क्वांटम एफिशिएंसी निकालनी है। तो मैंने अगर मेरे को फ्लोरोसेंस की बात कर रहा है तो सिंपल क्या करना है, के एफ को मल्टीप्लाई करना है आपको ऑब्जर्व्ड जो भी आपका टाइम आया, ऑब्जर्व लाइफ टाइम। तो के एफ कितना दे रखा है, के एफ आप लिख सकते हो 1/5 है, के एफ इज 155 और ऑब्जर्व टाइम आपने कितना निकाला 1.25 सेकेंड, 1.25 एंड यू विल बी गेट अ 0.25 सेकेंड। सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज हेयर, डी इज द राइट आंसर, 1.25 एंड 0.25 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं फॉर अ पार्टिकल ऑफ द 1D, दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इन द TIFR। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने क्वांटम का पहला पेज भी पढ़ रखा है ना, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सबको याद रहता है, हर बच्चे को याद होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अगर नहीं भी याद है ना, उसने हिंट दे रखा है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो 2/लेंथ होता है। ये आपका यहाँ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट रहता है, बट स्टिल क्वेश्चन वाले ने लेंथ की जगह 2L लिख कर दे दिया आपको। देखो कितना सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी गेट अंडर द रूट 1/L, आपका 1/लेंथ आंसर आ जाएगा। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, जिसके अंदर वो बात कर रहा है वेव फंक्शन के बारे में। स्टिल इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ मैथमेटिक्स की वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपका तैयार है। देखो सबसे पहले उसने कहा कि टाइम को 0 कर दो। जब टाइम को 0 कर रहे हो इनिशियल रेफरेंस पर तो x भी 0 होगा, यानी कि मैं सबसे पहले यहाँ पर बात कर रही हूँ साई फंक्शन की। साई फंक्शन कब, वो भी 0x 0t, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन माइनस के π/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पुट कर दो 0 0 आपका ही आएगा। तो साई कितना आ जाएगा, साइन माइनस π/4 1/√2 आ जाएगा। और मेरे को क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी होती है साई स्क्वायर, सो यू विल बी गेट अ साई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5। अब दूसरा केस उसने कहा कि टाइम आपको ये लेना है। स्टिल आप अगर टाइम को क्या लेकर पुट कर रहे हो, π/4 ये सॉरी शिट, यहाँ पर आएगा ओमेगा, यहाँ पर आएगा ओमेगा। तो आप यहाँ क्या करो, इस वैल्यू को ना यहाँ टी के साथ पुट कर दो। देखो आपका रिलेशन क्या बनने वाला है, यहाँ पर साई एक्स की जगह 0 पुट करना है, फिर से 0 और टी पुट करेंगे एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 और आपको मिलने वाला है साइन। एक तो पहले से ये तो 0 हो गया और यहाँ मिलेगा -4, के भी आपको माइनस के π/4 प्लस आपका जाएगा यहाँ पे π/4। ठीक है, ये सारा फैक्टर के कैंसिल हो जाएगा, वो के से के कैंसिल इसको कर देना। ठीक है, ये वाला के इस के से कैंसिल हो जाएगा। देखो π/4 माइनस π/4 कितना आ जाएगा, अगेन 0, यानी कि साइन 0। अच्छा आपको पता है साइन 0 क्या होता है, 0, यानी साई 0t वाला कितना आ गया 0 और साई स्क्वायर कितना हो गया अगेन 0। तो देखो प्रोबेबिलिटी पहले कितनी निकाली, इनिशियल प्रोबेबिलिटी है 0.5, बाद में आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो पहले 0.5 थी, अब 0 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज ही तो हो रही है। 0.5 से आपकी प्रोबेबिलिटी 0 पर जाने का मतलब है प्रोबेबिलिटी का डिक्रीज हो जाना। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हुई है, इस वजह से यहाँ पर डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो चलिए आई थिंक आपका क्वेश्चन नंबर 8 डन है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगेन 9 क्वेश्चन थोड़ा सा स्टिल कंफ्यूज करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 9 ने हमें क्या दे रखा है, आपको स्टेटमेंट पढ़नी थी। उसने मेरे को ये कहा है कि डेल्टा जी, अच्छा पहले आप कंडीशन लगा लें कि ए है वो बी में हो रहा है और बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। स्टिल ये ए से बी का कांस्टेंट है एंड ये आपका बी से ए का कांस्टेंट है। अब उसने मेरे को खुद ही कहा है कि मेरा जो बी वाला है ना, सबसे पहले उसने कहा कि एंथैल्पी तो जी सेम है, बिकॉज आपको सबको पता है डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस, आप यही फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले क्योंकि डेल्टा जी लिखा हुआ है। ये तो कांस्टेंट है जी दोनों के लिए, उसने लिख रखा है एंथैल्पी कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट। तो टी डेल्टा इसके लिए बात कर रहा है। ऊपर से उसने लिख कर दिया कि एंट्रोपी बढ़ा दो आप बी की। अरे बच्चा, अगर आप बी की एंट्रोपी बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाने वाला है, नेगेटिव में जाने वाला है। ये सारा का सारा आंसर आपका नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पॉपुलेशन PA/PB करूंगी हमेशा 1 से कम आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब 1 से कम आएगा। फिर उसने थोड़ा सा और इस केस को इंक्रीज किया, कहता अगर एंट्रोपी बढ़ा देते हैं ट्रांजिशन स्टेट की, वो भी डिक्रीज, सॉरी उसने कहा ट्रांजिशन स्टेट की एंट्रोपी को और डिक्रीज कर दो। अगर आप और डिक्रीज करोगे तो PA/PB की वैल्यू फिर 1 से तो पहले ही कम आ रही थी, अब और कम आ जाएगी। इसका मतलब ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज ही तो कर रही है। तो यहाँ पर देखो इंक्रीज वाला गलत है, बहुत इंक्रीज डी इज द राइट आंसर। सभी की सभी वैल्यू यहाँ डिक्रीज कर रही है। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, लोअर द रेट हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया जस्ट राइट इन अ कमेंट सेक्शन, मैं अलग से एक वीडियो बनाकर इसे समझा दूंगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे मेजर किया जा रहा है
ठीक है। टू इंडिपेंडेंट, देखो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, बिकॉज मुझे 40 क्वेश्चन कवर कराने हैं विदाउट एनी ब्रेक, तो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो आपको उसने क्या कहा कि रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, आपका टाइम सेवर है बच्चे, आप ही का टाइम बच रहा है अगर मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ। आप वीडियो को रोक के थोड़ा पीछे जाकर भी अगर देख सकते हैं अगर समझ नहीं आया। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। स्टिल मुझे ए दे रखा है 20 + -3 है, और ये दे रखा है 40 + -4, ठीक है, ऐसा मुझे दे रखा है। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप देखो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस बिटवीन द एटम, ये 40 है, ये 20 है, तो ऑब्वियसली कितना होगा 20। पर एग्जामिनर भी होशियार है, उसने भी सारे ऑप्शन में 20 लगा कर दिया। फिर मुझे अनसर्टिनिटी दिख रही है, एरर दिख रहा है। एरर निकालने का एक ही तरीका होता है, वो तो इनका स्केयर कर दो सिंपली। एरर अगर आपने पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है ना, तो TFR के लिए एरर पढ़ के जाइएगा, इतने सवाल आए हुए ना। अब फिर देखना क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 होगा, फिर एरर से क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा, और ये किसका होता है 5 का, तो +-5 इज द राइट आंसर। एरर को जरूर समझिए। हाँ, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो अनसर्टेनिटी का केस आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। अनसर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसमें ये तो इनऑर्गेनिक का इजी क्वेश्चन था। कहता है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है कि कौन होगा। देखो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरली कौन बताते हैं, देखो पैरामैग्नेटिक होंगे जो आपके 17 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं, ये जिसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, यही तो पैरामैग्नेटिक होंगे ना, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो अगर मैं यहाँ से चेकआउट करती हूँ निकल टेट्राकार्बोनिल, इनमें से सबका ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को कर रहा होगा, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, ठीक है, ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन को कर रहा है। बट स्टिल वेनेडियम का क्या होता है, हाँ, वेनेडियम कितने इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, 17 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 5 इसके लिए, और एक कार्बोनिल के दो होता है, तो 6 × 2 12, तो 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक। दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, द चार्ज क्या है ये, चार्ज पोलराइजेशन ऑफ द CF बॉन्ड इज मच लार्जर कंपेयर टू विद द CBr बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द डायपोलमेंट। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको कहीं नहीं मिलने वाली है जहां पर कंप्लीट 40 क्वेश्चन का TFR का सोल्यूशन मिल रहा है। यू विल बी सर्च दैट। ये सिर्फ एक ही इकलौती आपको वीडियो मिलने वाली है जहां पर कंप्लीट 40 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अलियम केमिस्ट्री चैनल। आपके लिए हम ये तो GS 2021 है, मैं फटाफट आपको 20, 18, 19, 17 सबका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। बस आपका ये सपोर्ट चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करें जितना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, CF बॉन्ड इज मच लार्जर कंपेयर टू विद द CBr बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द डायपोलमेंट CH3Br एंड द CH3 इज ट्रू। अब मैं इसके लिए कंडीशन लगा लेती हूँ, यहाँ पर क्या है दे रखा है, चार्ज पोलराइजेशन। अच्छा ठीक है, तो उसने खुद ही लिख कर दिया। अच्छा, कार्बन एंड ब्रोमीन, वही कंफ्यूज कर रहा था। देखो कार्बन एंड फ्लोरीन है, कार्बन एंड ब्रोमाइड है। ऑब्वियसली आपको पता है फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। इसको आप कहें कि ये थोड़ा कम है, अरे ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्ज पोलराइजेशन ऑब्वियसली इसी के पास ज़्यादा है ना, इसकी चार्ज पोलराइजेशन ज़्यादा है। बट स्टिल उसने हमें क्या कहा है कि फिर आप बताएं कि डायपोलमेंट के ऊपर स्टेटमेंट क्या देने वाले हो। अब देखो क्या होता है ना, अपना जो डायपोलमेंट होता है वो Q × D पर डिपेंड करता है, चार्ज पर और डिस्टेंस पर। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखना चाहूँ तो चार्ज के अकॉर्डिंग तो मेरा फ्लोरीन जीत रहा है, विन कर रहा है, और डिस्टेंस अगर देखो तो ब्रोमीन का डिस्टेंस बड़ा है, फ्लोरीन का छोटा है, तो ब्रोमीन इंक्रीज कर रहा है। यानी कि एक फैक्टर फ्लोरीन को बढ़ा रहा है तो दूसरा फैक्टर इसको बढ़ा रहा है, तो नियरली ये दोनों में क्या मिलते हैं, डायपोलमेंट सेम मिलते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर कि डायपोलमेंट सेम मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये चार्ज की वजह से जीत रहा है और ये डिस्टेंस ऑफ द ब्रोमीन एटम की वजह से जीत रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, स्टीरियो केमिकल आपका क्वेश्चन है ये, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री का। अब इस स्टीरियो केमिस्ट्री क्वेश्चन को आप कैसे कवर करेंगे, जल्दी से इसे फाइंड आउट करते हैं। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर में क्या सीन है। आपने आंखें बंद करके मिरर लगा दो, आप मिरर लगाते हो ना, आपको ये इमेज मिलने वाली है। पर ये कैसी इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन मिरर इमेज तो है, स्टिल मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रही है, मना नहीं कर रही हूँ आपको, मिरर इमेज है पर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। फिर इसका क्या सीन रहने वाला है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। आपको एक बढ़िया तरीका बताते हैं, आप इसके लिए RS कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आने वाला है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आने वाला है, ऐसा आने वाला है। आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो R आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो R आएगा। अब मैंने आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा कि RR कॉन्फ़िगरेशन अगर SS में कन्वर्ट होता है ना, दिस इज ऑल्सो एनेंशोमर, वो हमेशा एनेंशोमर होता है। बट अगर आपका RR ही बना देता तो उसे आप क्या देते, आइडेंटिकल बना देते। ये कहाँ गया, आइडेंटिकल बना देते। अच्छा दूसरी बात, ये कैसा है आपका, अकायरल, या अकायरल तो यानी कायरल सेंटर लेकर बैठा हुआ, ठीक है ना। तो ये मेरे एनेंशोमर्स हैं, ये क्या है आपके एनेंशोमर्स हैं, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, दीज आर द एनेंशोमर। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रही है इसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कहते हैं प्रिडिक्ट
ओके, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, पीसीसी का काम करना है। पीसीसी का मतलब आपको दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है बस। पीसीसी का मतलब है ऑक्सीडेशन करना। अच्छा, दूसरी बात, ऑक्सीडेशन देखो किसकी हो रही है, ये कार्बन है ना, स्टिल ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन इससे कनेक्ट है, ये कार्बन इससे कनेक्ट है, ये मेरी एक टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है। सबसे पहली बात, हर टीचर नोट्स में लिखवाता है कि टर्शरी अल्कोहल की जी ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो नो रिएक्शन आना था। इसका आंसर बड़ा सिंपल था, नो रिएक्शन आना था। ठीक है, ओके। सो नाउ द 15 क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द रिएक्शन कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फॉर्मेशन। अब ये देखने में इतना भयानक लग रहा है, पता नहीं क्यों इन्होंने इतना भयानक बनाया, पर आंसर बहुत ईजी है। क्योंकि आंसर का क्या सीन है, देखो आप यहाँ पर अगर देखो ना, ये हो क्या रहा है, स्टिल इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये तो डिट्टो सेम लिख रखा है, इतना पोर्शन उसने कुछ भी नहीं चेंज किया, बस नीचे वाले पोर्शन को यहाँ चिपका दिया इसके साथ। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर और इस वाली रिंग के साथ, और ये है क्या, अगर आपने इसे नोटिस किया होगा, ये है क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, 4n+2 साइक्लो एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो 4, ये देखो 1 2 3 4 सिस्टम है, ये 4 वाला सिस्टम है, ये 2 वाला सिस्टम है, तो 4+2 पाई साइक्लो एडिशन हो रहा है यहाँ पर। पैरासाइक्लिक का क्वेश्चन है ये, साइक्लो एडिशन। और ये होती कहाँ पर रिएक्शन, ये जो आपकी रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। बस एक कंडीशन पता होनी चाहिए थी, हीट की प्रेजेंस में ये क्या होती है, हमारी रिएक्शंस होती है। सिंपल, इसने यहाँ पर बॉन्ड बना रखा है इसके साथ। देखो ये बॉन्ड यहाँ को जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर को जाएगा, तब आपका ये वाला यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, चलिए अब देखो 16 क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूँगी 16 का आंसर मुझे नहीं मिला है। ठीक है, मैंने इसे बहुत ट्राई करने की कोशिश की है और मुझे ये वाला आंसर नहीं मिला है, तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। जैसे ही मिलता है, बट ध्यान रहे 1-2 दिन के अंदर जैसे इस क्वेश्चन को मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ, तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर वीडियो मिलेगी। फिलहाल इसका आंसर आप होल्ड पर डाल दो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने होल्ड पर डाल रखा है। ठीक है, जैसे ही मिलेगा मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए 17 क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 17 क्वेश्चन में क्या सीन है, 17 क्वेश्चन वो हमें क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कंसीडर द रिएक्शन, आपके पास ये रिएक्शन है और आपको बताना है एंडो एक्सो, ये सारा इसका कंटेंट बताना है एक्सो एंडोथर्मिक वाले के लिए। तो रिएक्शन HD2HD+D, D+H2HD। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको ये कराती हूँ। 1 मिनट पानी पी लेते हैं जरा। ओके, तो देखो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन द गैस फेज। आपको क्या करना है, इसमें रिएक्शंस दे रखी है, 2 रिएक्शन दे रखी है, एक रिएक्शन 1 और एक रिएक्शन 2। अब अगर मैं रिएक्शन 1 के बारे में बात करूँ और इसके लिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तैयार करते हैं और इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ बनाते हैं। अब पहली वाली रिएक्शन में क्या दे रखा है, उसने लिखा है कि H+D2 HD+D। तो पहली वाली रिएक्शन का जो डायग्राम बनेगा, रिएक्टेंट है ऑब्वियसली, हाइड्रोजन के अंदर ड्यूटेरियम डाला जा रहा है, रिएक्टेंट यहाँ तक बन रहा है, HD स्टेट बना रहा है, वो आपका प्रोडक्ट यहाँ बना रहा है। दूसरे केस में D है, H2 है, और ये क्या बना रहा है आपका, फिर प्रोडक्ट बना रहा है। इस केस में जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। चलो एक सेकेंड, इसको आपको आपने ऊपर लगा दिया, इसे नीचे थोड़ा सा बुला लो इसे। ठीक है, ऐसे करके आप नीचे, फिलहाल आप यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है। दिस इज ये आपकी कंडीशन आपको मैंने बताई है। अब अगर इस बेसिस पर देखना चाहूँ तो डेल्टा एच कैसा आएगा, डेल्टा एच कैसे आएगा, इधर एनर्जी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो डेल्टा एच कैसा निकलने वाला है, यहाँ पर पॉजिटिव निकलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका डेल्टा एच निकलेगा वो नेगेटिव निकलने वाला है। देखो प्रोडक्ट हायर में से लोअर एनर्जी गई प्लस, पर लोअर में ये लोअर में से ये लोअर है ना, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है, लोअर में से हायर जाएगी तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये वाला क्या है आपका एंडो बन जाएगा और ये वाला आपका रिएक्शन कैसा बनेगा, एक्सोथर्मिक बनेगा। यहाँ तक हमें इतना स्टिल आइडिया लग चुका है। अच्छा, यहाँ पर आप इसको और कैसे तरीके से देख सकते हो कि मैं इसको और कैसे पढ़ा सकती हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी का आपको पता होगा 1/2 √ K/μ होता है। ठीक है, रिड्यूस्ड मास से, क्योंकि आइसोटोप है ना, तो रिड्यूस्ड मास का यूज करना ही है, बाकी सब तो खैर कांस्टेंट है। यहाँ से हमें जो रिलेशन मिलकर आता है वो क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स कांस्टेंट क्या है, फोर्स कांस्टेंट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स कांस्टेंट के तो डायरेक्टली है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रिड्यूस्ड मास के। ठीक है, अब देखो रिड्यूस्ड मास के बारे में हम अगर बात करते हैं तो रिड्यूस्ड मास की क्या इन्वर्सली, अब मैं यहाँ से रिड्यूस्ड मास फाइंड आउट कर लेती हूँ। मेरे पास जो रिड्यूस्ड मास आएगा, ड्यूटेरियम का जो होगा रिड्यूस्ड मास ज़्यादा होगा, आप निकाल सकते हो। अरे सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चों, M1 M2 M1 + M2, ये मास होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो जब मैं रिड्यूस्ड मास निकालती हूँ तो ड्यूटेरियम का ज़्यादा आएगा रिड्यूस्ड मास किसके कंपैरिजन, हाइड्रोजन के। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन की। फ्रीक्वेंसी है हाइड्रोजन की ज़्यादा, बिकॉज इनवर्स का रिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ऑफ द ड्यूटेरियम। ठीक है, हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। अगर हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से आप क्या रिलेशन निकाल कर आए हो कि आपके पास हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर स्टिल हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मैं लिख देती हूँ हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज़्यादा।
ठीक है, ये हाइड्रोजन की होगी और कम किसकी हो गई आपके पास, ड्यूटीरियम की। इसके बीच में जो स्टेट आएगी वो कौन आएगा, एचडी वाली स्टेट आएगी। एचडी की फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी कम रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास देखो, यहाँ आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के डायग्राम से, ये जो मैं यहाँ बनाकर बैठी हूँ ये वाला डायग्राम इसी के बेसिस पर बनाया गया, ये इसी के बेसिस पर बनाया गया है कि मेरे को फ्रीक्वेंसी, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एंड ड्यूटीरियम की, ड्यूटीरियम और एचडी केस में क्या है, एनर्जी क्या, फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एचडी पर स्टिल देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रिएक्टेंट उसका ऊपर रहेगा, ये हाइड्रोजन का रिएक्टेंट ऊपर रहेगा, बट इसमें एचडी ऊपर रहने वाला है, ठीक है। ड्यूटीरियम की फ्रीक्वेंसी कम है तो ड्यूटीरियम को मैंने नीचे रखा हुआ है, आप एनर्जी के बेसिस पर इसका आंसर दे सकते हो। चलिए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, एक बार नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा से सुन लीजिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि कंसीडर, अच्छा मैंने आंसर नहीं बताया क्या, वैसे देख लो, रिएक्शन 1 एंडो है, दूसरी वाली एक्सोथर्मिक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है, देखो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ आपको। उसने कहा कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो देखो अनसर्टेनिटी का फिर से एक सवाल आया, ठीक है। मेरे पास इसने ये कहा कि शायद इसकी लेंथ 10 है और एक आप इसे 5 सेंटीमीटर लेंगे। तो कैसे काम करते हैं इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, आप फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा ए बाई ए, ये फॉर्मूला, ये बिल्कुल क्लास +1 याद आ रही है आपको, क्लास +1 में करते थे हम ये सब, इसको ब्रेथ लिख दो बी और ये बी, ठीक है। तो डेल्टा एल वगैरह सब वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा ए ही तो हमें फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे निकलता है, ये सेंटीमीटर में, काम आपको मिलीमीटर में करना, तो पहले ही चेंज कर लेना बच्चे से, 50 × 100 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हमें एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, हमें क्या करना है, मिलीमीटर में करना था ना, हाँ ठीक है ठीक है, 100 mm हो जाएगा ना, सही है, हाँ ओके। तो मेरे पास ये आ गया। डेल्टा एल कैसा है, डेल्टा एल कितना दे रखा है, 1 mm दे रखा है, तो 1 लिखेंगे, जो उसका अनसर्टिनिटी दे रखी है। लेंथ कितनी है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मिली में कितना आ जाएगा 100, प्लस ये कितना है, वो आपको 1 दे रखा है, और ये कितना, ब्रेथ कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, उसमें कितना आ जाएगा 50 कैसे, मिलीमीटर में। अब यहाँ से आप इसे ना सॉल्व करें, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 450 ऊपर आएगा, 100 इधर आएगा, 150 आएगा, आई थिंक 150 डिवाइड बाय 5000 और ये एरिया ऊपर आकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5000। तो देखो यहाँ से मेरा आंसर 150 आ रहा है, जो अनसर्टिनिटी आ रही है वो 150 आ रही है, बट स्टिल इनका आंसर क्या आ रहा है, इनका आंसर 111 आ रहा है, और बाकी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, हमारा 150 नियरली इसके इक्वल आ रहा है। आई डोंट नो कि इन्होंने क्या किया है, सम एरर्स आर अनकोरिलेटेड। देखो मेरा आंसर यहाँ 150 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है, कैसे किया इन्होंने पता नहीं मेरे को, बट डी हमारा अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। मैंने तो क्लास +1 का फॉर्मूला आपके सामने लगाया, जो कि एक सही फॉर्मूला है, लगाकर उसका आंसर कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यू लगानी है। पी के वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, तो कैसे आप पी के वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाने वाले हो, तो चलिए पी के वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको देखना है। अब देखो पी के वैल्यू का क्या सीन होता है, पी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, मतलब के वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ की इनवर्सली है, और एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली होता है, वो बेसिसिटी के लगा लो। मतलब आप यहाँ पर कुल मिलाकर क्या करो, बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने देखा ये नाइट्रोजन कैसा है, sp3 वाला है, ये वाला नाइट्रोजन कैसा है तो ये भी sp3, पर कौन से वाला है, ये टर्शरी वाला है, ठीक है। ये वाला आपका कैसा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ना, ये वाला जो नाइट्रोजन है अगेन ये कैसा है आपका, sp3 नाइट्रोजन है। ये वाला नाइट्रोजन कैसा है आपका, ये आपका sp3 नाइट्रोजन है, इसके लोन पेयर यहाँ बैठे हुए हैं। और ये वाला नाइट्रोजन कैसा है आपका, ये तो आपको पता ही है, देखो ये वाला नाइट्रोजन क्या है, sp2 में बैठा हुआ है, पर इसके लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मेरे को बेस के बारे में बात करनी है। बेस कौन होता है, जो आसानी से अपने नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे। कौन सा नाइट्रोजन अपने आसानी से लोन पेयर देगा उसका तो पता नहीं, पर मुश्किल किसके लिए हो रही है ये जरूर बता सकते हैं, जो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा। देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ ना, इसके पास क्या बड़े बड़े स्टेरिक फैक्टर लगे हुए हैं, इस लोन पेयर को निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके पास कौन है, स्टेरिक फैक्टर है, तो सबसे कम बेसिक ही होगा आपका, ये सबसे क्या होगा, कम बेसिक होगा, लीस्ट। डी वाला देखो सबसे कम बेसिक होगा, तो यहाँ पर आपका ये वाले दो आंसर तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, इन दोनों में से एक आएगा। डी वाला आपका क्या लिस्ट बेसिक है। अब एबीसी की अगर हम बात करते हैं, तो एबीसी में क्या सीन रहने वाला है, हमें देखना है कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे। अब देखो नाइट्रोजन sp3, ठीक है, नाइट्रोजन sp3 की बात करें और नाइट्रोजन sp2 की बात करें, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला आसानी से देगा, क्योंकि इसका ये आसानी से इसलिए देगा बिकॉज इसकी थोड़ी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये आपका क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन sp2 वाला। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन sp3 वाला कहाँ पर है, नाइट्रोजन sp3 आपका कहाँ पर है, यहाँ भी नाइट्रोजन sp3 है, इवन एक केस में गड़बड़ है, यहाँ पर एक केस में गड़बड़ है,
नहीं, ये वाला sp2 है, ये वाला sp2 है, ये कंजुगेशन में जाएगा, ये sp2 है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपका ये sp2 है। तो उसके बाद कौन आएगा, बी और सी क्या होंगे, सबसे जल्दी इलेक्ट्रो अपना मतलब ये इन दोनों में से कोई मोस्ट आएगा, ठीक है, ये मोस्ट आएगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बेसिक कम होगा, तो मैंने इसीलिए ए को आगे लगा दिया और सी पीछे चला जाएगा। ध्यान रहे ये बात, जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कम बेसिक होता है, तो ए आगे आएगा। फिर बी और सी के अंदर कंपैरिजन किया जाएगा, तो बी और सी में कंपैरिजन किया जाएगा कि एक प्राइमरी वाला है, एक प्राइमरी sp3 है और एक टर्शरी sp3 है। कौन आसानी से देगा, टर्शरी वाला आपका सबसे बढ़िया वाला बेसिक होगा। टर्शरी आसानी से अपने लोन पेयर ये लोन पेयर डोनेट करेगा, प्राइमरी नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से जितना टर्शरी करेगा, ठीक है। तो मेरे पास ए इज अ राइट आंसर आने वाला इस क्वेश्चन का, DACB। फिर भी नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखना, क्लियर हो जाएगा पॉइंट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 20th क्वेश्चन, वायरस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि वायरस इज अच्छा, वायरस कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोटीन कोड कैप्सूलिंग द जेनेटिक मटेरियल। वाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो उसने क्या कहा, उसने हमसे कहा कि वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। एक वायरस है, ठीक है, एक वायरस है, दिस इज द वायरस, ठीक है। एक वायरस प्रोटीन कोड, इसके अंदर एक ऑब्वियसली वायरस के अंदर एक प्रोटीन होगा, ठीक है, प्रोटीन का कोट है। और उस प्रोटीन कोट के अंदर कौन बैठा है, मेरा जेनेटिक मटेरियल बैठा है। ये मेरा कौन है, जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो कोटिंग है ना बाहर वाली, इसे हम कहेंगे प्रोटीन। ये मेरी प्रोटीन है, अंदर बैठा हुआ जेनेटिक मटेरियल है, और ये कौन है, मेरा एक वायरस है। तो मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग द वायरस रिप्लाई अपॉन एक्सट्रैक्शन, मुझे जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालना है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ से बाहर निकालना है। ऐसे थोड़ी निकल आएगा, पहले प्रोटीन को ब्रेक करना पड़ेगा ना। प्रोटीन को ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, डीनेचर, याद है किसी को, डीनेचुरेशन करना पड़ेगा, डीनेचुरेशन करना पड़ेगा प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए। और प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए डीनेचुरेशन का मतलब क्या, प्रोटीन को हीट कर दो, हो जाएगा। अगर हम इसे हीट कर देते हैं ना, अगर हम अपने वायरस को गर्म करते हैं तो उसकी जो प्रोटीन की कोटिंग है, ये बाहर वाली कोटिंग है, टूट जाएगी और आप जेनेटिक मटेरियल को निकाल सकते हैं। तो हीट ऑफ अ सैंपल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ट्रीटमेंट विद ग्वानिन आइसोथैनेट, ये आपका ग्वानिन बेस की तरह ग्वानिडियम आयन आइसोथैनेट के साथ रिएक्शन करा दो, तब भी ये प्रोटीन टूट जाता है, ठीक है। ये आपका प्रोटीन इसके साथ रिएक्शन करेगा। ट्रीटमेंट विद डिटर्जेंट करा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ उस केस में भी आपका प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा, तीनों आपके बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। वैसे आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि हीट ऑफ सैंपल डीनेचुरेशन वाला काम करता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका 20th क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे कहाँ गया, ये 21 क्वेश्चन है। अब देखो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर द गिवन, कोई आपको ऑर्गेनिक का कंपाउंड दे दिया उसने, कोई भी उसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं, कोई एक्स नाम का कंपाउंड है, चलो उसको एक्स नाम का कंपाउंड मान लेते हैं। इन द लेबोरेटरी, जिसका वेट जो है वो 100 ग्राम पर मोल से कम है, थोड़ा कम है। और वो प्रॉपर्टीज देख लो उसकी क्या क्या लिख रखा है, कहता है वाइट क्रिस्टलाइन वोलेटाइल सॉलिड है, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वोलेट बनाता है, और ब्लू और OMC बनाता है। व्हाट प्रोडक्ट इफ एक्स इज रिएक्ट, कोई भी मेरा एक्स है जो CO2 के साथ रिएक्ट करता है अंडर द बेसिक कंडीशन, तो क्या बनाएगा। देखो यहाँ पर मेरे को क्योंकि आपने पता नहीं काम किया है लैब में या नहीं किया, अगर आपने लैब में काम किया तो ये चीज़ें ना देखते ही लैब से ही सीखने को मिलती है। 100 से कम कौन होता है, आपका फिनोल होता है। मैं मतलब आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे को तो दिमाग में फिनोल ही आएगा एकदम से 100 ग्राम में, क्योंकि ये हमने सारी चीज़ें देख रखी है, रिएक्शन परफॉर्म कर रखी है, तो हमें एकदम से स्ट्राइक करता है माइंड में कि यहाँ पर फिनोल हो सकता है। पर अब स्टिल इसको कंफर्म करने के लिए फिनोल का उसने कहा कि रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको किसके साथ, इसको बेसिक कंडीशन में। तो बेस डाल देते हैं, NaOH को डाल देते हैं। फिनोल को जब आप बेस के साथ डाल रहे हो तो व्हाट यू गेट, आपको पता है कि NaOH नेगेटिव का क्या खाना पसंद करेगा, उसे H खाना पसंद है तो वो H को खाएगा, वो फिनोलेट आयन बनाएगा, जिसे आप फिनोक्साइड आयन भी कहते हो। यहाँ पर आपका फिनोक्साइड आयन जनरेट हो जाएगा। जैसे ही फिनोक्साइड जनरेट होता है तो आपको रिएक्शन करानी है अपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आप क्या कराओगे, इसको रिएक्शन करा दो CO2 के साथ। जब आप CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा और एक बॉन्ड आगे को शिफ्ट होगा। ये बॉन्ड आगे को शिफ्ट होता है तो मेरे पास यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। अरे ये मैंने O नेगेटिव का कहाँ से करा दिया, अरे सॉरी बच्चा, अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, स्टिल यहाँ O नेगेटिव है, यहाँ आपका क्या है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। O नेगेटिव नीचे आएगा तब डबल बॉन्ड जाकर यहाँ पर रिएक्शन करेगा, ठीक है। और मेरे पास क्या कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इनोलेट वाला काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, ऐसे करेंगे। यहाँ पर एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, आपका C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये बॉन्ड आगे को शिफ्ट होगा तो O नेगेटिव बनेगा, ठीक है। मेरे पास ये बन गया। अब इसका क्या कर दो, टोटोमेरिज्म कर दो। इसका जब आप टोटोमेरिज्म करोगे ना, ठीक है, आप इसका टोटोमेरिज्म कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ H+ की प्रेजेंस में इसका जब आप टोटोमेरिज्म करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है यहाँ पर डबल बॉन्ड O कीटोन और यहाँ पर आपको मिलेगा COH, ठीक है। ये आपका फॉर्मेशन है। जरा चेक करो कि कोई है भी या नहीं ऐसा ऑप्शन, एक मिनट चेक करते हैं।
हाँ, तो ये आपका ऑप्शन मिल गया आपको, बिल्कुल ए ऑप्शन ही है, बिल्कुल 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 करेक्ट ऑप्शन है। तो कोई दिक्कत नहीं ना, टोटोमेरिज्म कर देना बच्चे, कीटोन बना दिया, इनॉल आप बना ही लोगे। ये मैंने इसकी कीटो फॉर्म तैयार कर दी, टोटोमर करके इसका इनॉल फॉर्म बना लेना, ठीक है। इनॉल में यहाँ पर OH आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहने वाला है, ठीक है। कीटो एंड इनॉल का टोटोमेरिज्म करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। ये कहाँ से सवाल आता है? ये आपका सवाल आता है बायोमोलिक्यूल से। अब देखो बायोमोलिक्यूल का ये क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ये देखने से ही याद आया होगा, ये एक रिएजेंट है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था एडमंड डिग्रेडेशन में। थोड़े दिन पहले मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रही थी, तो वहाँ मैंने बताया था एडमंड डिग्रेडेशन, ठीक है। एडमंड डिग्रेडेशन, एडमंड डिग्रेडेशन में क्या होता है ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। एडमंड डिग्रेडेशन की रिएक्शन आपको यहाँ पर कवर करनी थी। अब एडमंड डिग्रेडेशन की रिएक्शन पूरा प्रोसीजर कराना पड़ेगा, एडमंड डिग्रेडेशन का पूरा प्रोसीजर कराना पड़ेगा। देखो आपके पास यहाँ क्या होता है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, सी दैट यहाँ पर ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड लगे हुए हैं, देखो C डबल बॉन्ड ONH, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो सबसे पहले हमारे पास होगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर ये जो हमारा नाइट्रोजन के लोन पे रहना, ये अटैक करेंगे। ये कहाँ अटैक करेंगे? सबसे पहले मेरे कार्बन पर अटैक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको रिएक्शन कराई थी, ये कहाँ अटैक करते हैं? कार्बन पर अटैक करते हैं। तो जैसे ही मेरे कार्बन पर अटैक करते हैं, आफ्टर दैट यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन होना शुरू होता है। तो आपके पास क्या बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, अरे ये बनाकर दिखाना बड़ा मुश्किल है, चलो मैं आपको स्टिल दिखा देती हूँ। मेरे पास इसका फॉर्मेशन होगा, जैसे ही मेरा नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है वहाँ पर मेरे को फॉर्मेशन होने वाला है। ये आप देख लो एक बार, जो मैंने आपको कॉपी पेयर बनवाई थी ना रिएक्शन, डिट्टो वही रिएक्शन है। NH आ जाएगा, यहाँ पर इसके साथ कार्बन है, कार्बन के साथ कौन है? ऊपर सल्फर लगा हुआ है, एज सच कार्बन पर सल्फर लगा दो। अरे ये वाले बॉन्ड देखो ना, यहाँ से एक H जाएगा, वो इसके साथ कनेक्ट करा देना, कभी पूछो कि ये H कहाँ से आ गया। ये NH हो गया, अरे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, एक H इसको मिलने वाला है, ध्यान रखें, ठीक है। बाकी सारी कहानी सेम रहेगी इधर वाली। यहाँ पर आपका कोई भी ग्रुप है, R नाम का मिथाइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका NH बॉन्ड बना रखा है। फर्दर इधर वाला तो सारा सेम ही कहानी है। अब जैसे ही मैं इसको क्या कर रही हूँ, पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में उसको हीट करना है। हीट करना है वो भी H+ के प्रेजेंस में। तो H+ के प्रेजेंस में इसको हीट करना कैसे? देखो H+ के प्रेजेंस में फिर से नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ जाएंगे, ये लोन पेयर यहाँ जाएंगे, तो सल्फर के अपना बॉन्ड कहाँ अटैक करवाने वाला है? सल्फर का जो बॉन्ड होगा वो कार्बोनिल पर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल पर, और कार्बोनिल क्या करेगा? अपने इस H+ को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। जैसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो आपके पास यहाँ पर क्या बन गई? 5 मेंबर की रिंग, 1 2 3 4, और एक सल्फर के साथ 5 मेंबर की रिंग बन जाती है। वो 5 मेंबर की रिंग बनने के बाद ब्रेक होती है, और आप देखो कि ऑप्शन में आपको 5 मेंबर की रिंग नजर आ रही है। इसमें तो है नहीं 5 मेंबर की रिंग, ये तो होगा नहीं। इसके अंदर है 5 मेंबर की रिंग, आपके पास इसके अंदर है 5 मेंबर की रिंग, और ए में भी नहीं है। तो अब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो 5 मेंबर की रिंग जो आपकी बनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टिल यहाँ सल्फर में क्या बना रखा था आपने? डबल बॉन्ड बनाया हुआ था। और आप इस ऑप्शन में देखो सल्फर में डबल बॉन्ड है ही नहीं, उसने रिंग के बीच में ले लिया उसे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने सल्फर के डबल बॉन्ड को दोबारा से गेन कर लेंगे, ठीक है। आप सल्फर के बॉन्ड को इसको दोबारा गेन कर लेते हो, तो इसका ये आंसर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या कहा, ये क्वेश्चन भी मैं आपको समझाती हूँ, बड़ा सिंपल है, इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर साइन वैल्यू दे रखी है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन x के लिए e⁻⁻x e⁻⁻x डिवाइड बाई 2। उसके बाद आपको दे रखी है कोस हाइपरबोलिक x की वैल्यू दे रखी है e⁻+x प्लस e⁻−x डिवाइड बाई 2। ये आपको वैल्यूज दे रखी है, कहाँ गया, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, x 0 इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, ये सभी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, e⁻x रखा और एक बार e⁻−x रखा। जब e⁻x रखा, x की जगह 0 पुट करोगे तो e⁻0 क्या होता है 1, e⁻∞ क्या होता है इन्फिनिटी, e⁻−∞ 0, e⁻−x क्या होता है, देखो e⁻, यहाँ लिखेंगे माइनस के 0, e⁻−0 का मतलब है कि 1/e⁻0, यानी कि 1 ही आंसर मिलेगा। e⁻∞ क्या होता है 0, e⁻⁻∞ अगेन इन्फिनिटी देगा। बस आपको यहाँ पर क्या करना था, फंक्शंस में वैल्यू चेकआउट करनी थी। तो सबसे पहले मैंने इसी फंक्शन में अपनी वैल्यू रखी e⁻x, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। देखो यहाँ e⁻x की जगह आप क्या रखोगे, पहले आप 0 के लिए काम करो, ये सबके लिए काम करना है आपने। सबसे पहले आप जो निकालोगे वैल्यू e0 माइनस के e0 डिवाइड बाई 2, ये साइन के लिए काम करो,
ठीक है, फिर आप कोस के लिए करोगे E0 प्लस ई की पावर -0 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले आपने किसके लिए काम किया, 0 के लिए काम किया, तो आंसर आता है आपका 0 एंड 1। चलो हो गया। उसके बाद आप किसके लिए काम करोगे, यही काम इन्फिनिटी के लिए करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा सेम क्वेश्चन में इधर भी इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी। उसके बाद सेम काम करोगे माइनस इन्फिनिटी के लिए, तो आपको आंसर मिलने वाला माइनस इन्फिनिटी के लिए, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी। ये आपको वैल्यूज मैंने निकाल कर दिखा दी गई है, आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर और ये आंसर निकालने हैं। अब आप ग्राफ चेक करेंगे, मेरे पास ग्राफ यहाँ दे रखे हैं। आप देखो कि सबसे पहले क्या 0 और 1 यानी दोनों डिफरेंट वैल्यू, फिर एक पॉइंट पर आकर ना सेम हो गई है, ये एक पॉइंट पर आकर सेम हो रही है। अब अगर मैं चेक करती हूँ इसमें दोनों अलग अलग हो रही हैं तो गलत है, इसमें दोनों अलग अलग है, गलत है। उसने कहा कि इन्फिनिटी पर आकर ये सेम हो रही है, तो देखो यहाँ पर मिक्स हो रहा है और आपका यहाँ पर भी ये सेम हो रही है, बट स्टिल उसके बाद भी इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी तो है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप ध्यान से देखें, बी एंड इसमें जो आपका डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस आपको देखना होगा। ये क्या है, यहाँ बिल्कुल ही सेम नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल ही सेम नजर आ रहे हैं, जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो इन्होंने बिल्कुल ही सेम नजर आ रहे हैं, बाकी स्टिल इसका बी और सी ये तो बिल्कुल ही सेम है, ये कोई डिफरेंस दिखा रखा है। देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये मिले ही नहीं इनके साथ, ये तो मिले ही नहीं इसके साथ, है ना। अच्छा और क्या डिफरेंसेस है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, नहीं, यहाँ पर एक ही आंसर है, सी इज द राइट आंसर, ये आपको वो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सेम है बच्चा, कोई वेरी नहीं कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो इन्होंने सी लिख रखा है, या शायद या तो पिक्चर में कोई गड़बड़ी आ रही है, यहाँ पर मे भी पिक्चर में मेरे को लग रहा है कोई गड़बड़ है, तो फिर भी आप एक बार पिक्चर को देख लेना। अच्छा पिक्चर में नहीं, अरे 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 देखो पिक्चर में नहीं, सबसे बड़ी गड़बड़ दिख गई है मुझे। अरे ये देखो बच्चा, इसने ब्लू कलर को कोज लिखा है, जबकि रेड वाली आपकी कोज होगी ना, रेड वाली जो लाइन है वो कोज होगी, आप देख सकते हो, ये देखो ना, ये कोज है, कोज 1 से शुरू होता है और साइन आपका 0 से शुरू हो रहा है ना। तो कोज 1 से यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा होगा कोज वाला, तो कोज यहाँ से शुरू होगा ना आपका, ठीक है। कोज आपका जो होगा वो यहाँ से शुरू होगा और जो साइन होगा वो नीचे 0 से शुरू होगा, ठीक है। तो ये सी आएगा, ठीक है ठीक है, ये गलत है, इसने यहाँ डायमेंशन गलत लिख रखी है, तो सी इज द राइट आंसर। पिक्चर सेम है बट सी इज द राइट आंसर फॉर दैट करेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अब 24 क्वेश्चन आता है, चलिए 24 क्वेश्चन भी मैं आपको फटाफट करा देती हूँ। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, दैट 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 कंडीशन दे दी है और मुझे ये निकालना है। मुझे क्या निकालना है, डी एच, मैं डी लिख देती हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं, डी पी टी, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये किसके इक्वल होता है, अगर आपने पढ़ रखा होगा ना थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये इसके इक्वल होता है, यानी डी बाय डी टी के इक्वल होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो पढ़ लीजिएगा, डी एच बाई डी पी टी का रिलेशन यही रिलेशन होता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन दे दी है पी वी बाई आर टी, जेड जो होता है वो पी वी बाई आर टी होता है। तो आपको पता है कि जो पी वी बाई आर टी उसने मुझे दे रखा है, ये लिख रखा है देखो, पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस बी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और पी बाई आर टी, ऐसा उसने मुझे दिया, ये दे रखी है इक्वेशन, ये मैंने पुट कर दी है, ठीक है। पुट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। देखो इस इक्वेशन का यूज करके ना आप क्या निकालो, डीवी बाई डी टी निकाल सकते हो। आप निकाले यहाँ पर डीवी बाई डी टी पर प्रेशर को कांस्टेंट कर देना। बैक ऑप्शन नहीं है क्या इसमें, कोई शायद नहीं है ना, कहीं दिख ही नहीं रहा है, हाँ। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप इसका सोल्यूशन करते हैं, मतलब आप इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो ये आर बाई पी है, आर बाई पी को इधर भेज देना, ठीक है। आर बाई पी को जब आप इधर भेजेंगे ना, अरे कर लोगे इतना काम, तो ये देखो ना यहाँ पे ये जो आर बाई पी है, जब आप इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको जो मिलने वाला है वो है आर बाई पी, क्योंकि इधर आ जाएगा, ठीक है, आर बाई पी प्लस डी बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाई डी टी, ये आपको मिल जाएगा। दूसरी बात और क्या करना है, अब मेरे को एक और पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ से अगर आप वॉल्यूम निकालने की कोशिश करोगे, सो द वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी बाई पी प्लस बी टी, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, आर टी बाई पी प्लस बी टी आपका आ जाएगा। बस मैंने कुछ नहीं किया, डिवाइड किया, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए पी आर टी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है, पी आर टी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया। अब देखो आपके पास डी वी बाई डी टी भी है ना, ये डी वी बाई डी टी है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, वॉल्यूम भी है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, कन्फर्मली आपको ये आंसर मिलेगा, 110% आपको यही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल क्वेश्चन नंबर 25 आपका होल्ड पर है, अभी आंसर एक्यूरेट नहीं आया है,
ठीक है, आंसर अभी चल रहा है, इसलिए काम पर है, इसका होल्ड कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन हो रहा है जो मेरे से अभी नहीं हुआ है, वो भी होल्ड पर है, बट ये वाला क्वेश्चन हमारा डन है। आइए जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि प्रिडिक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको इसके फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं है इस रिएक्शन में, बड़ा सिंपल है। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अटैक कराएंगे, सीधा जाकर मेरा नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को खाना पसंद करेंगे और यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से K+ अलग निकलेगा और नाइट्रोजन बनेगा मेरा। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर स्टिल सिलिकॉन मिथाइल होल थराइस डिवाइड बाय होल टवाइस आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या होता है कि ये जो पोटाशियम था, पोटाशियम के साथ बोरोन, अब बोरोन ने 3 बॉन्ड बना लिए, साइनाइड साइनाइड एंड साइनाइड, ये 3 बॉन्ड बोरोन ने बना लिए और इसके ऊपर कौन आ गया, नेगेटिव। अब ये K+ वाला बैठा है और ये पूरा का पूरा पोर्शन नेगेटिव है, दोनों मिक्स हो जाएंगे रिएक्शन के अंदर, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या बना देंगे, K2 बना देंगे। K2 बना देंगे ब्रोमीन बोरोन, बोरोन के साथ साइनाइड साइनाइड एंड साइनाइड, ये विल बी बैलेंस होकर आपका डी राइट आंसर आएगा। डी इज द एक्यूरेट एंड द करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, वेरी वेरी सिंपल। 1 मिनट 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन। ये कौन सा आपका फिनाइल वाला, एक सेकेंड रुकिएगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन टाइप है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सी दैट द पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो रिडक्शन तो होनी है, ये बात तो कन्फर्म है। अब रिडक्शन होगी तो डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा सिंगल बॉन्ड में। वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन अगर देखा जाए, बट स्टिल यहाँ बहुत कुछ दे रखा है, तो इसको आइए हम समझते हैं। आपको एक रिएजेंट दिया है B डबल बॉन्ड O के साथ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आपका क्या होगा, पैलेडियम आएगा। पैलेडियम क्या करेगा, इस रिएजेंट के साथ क्या करने वाला है, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा। यहाँ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होने वाली है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होगा कि कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मली इस पैलेडियम को इसके बीच में इंसर्ट कर देना। अब जैसे ही यहाँ पैलेडियम को इंसर्ट कराते हो ना, लाइक दैट, तो इधर भी OH के साथ क्या है, 2 OH लगे हुए हैं और यहाँ भी OH होल ट्वाइस लगा हुआ है। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, आप हाइड्रोलिसिस करेंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, आपने यहाँ पर वाटर का एडिशन कराना है। स्टिल जब आप यहाँ वाटर का एडिशन कराने जा रहे होंगे तो H+ होता है, OH नेगेटिव होता है, सॉरी OH नेगेटिव। तो जो यहाँ पर बोरोन होगा ना, बोरोन ऑक्सीजन पर, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, ये जो OH नेगेटिव है ये बोरोन पर अटैक करने वाला है और आपके पास यहाँ बनेगा पैलेडियम। पैलेडियम के साथ आपका बोरोन है, बोरोन के साथ आपका OH लगा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा, और उसने एक हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा, फिर से ऑक्सीजन पर प्लस है तो ऑक्सीजन, ये बाकी सारा कंटेंट सेम रहेगा। प्लीज़ ये आप समझते रहिएगा कि ये सारा सेम लिख रही है, अगर मैं बार बार नहीं लिख पा रही हूँ तो आप अपने आप समझ लीजिएगा, ये आएगा सब कुछ। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जैसे यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, आपको नजर आ रहा है यहाँ से क्या निकल सकता है, बोरिक एसिड एंड HbO3 यहाँ निकल जाएगा। यहाँ से आपका क्या कंटेंट निकलने वाला है, HbO3 निकलने वाला है। तो ये आपका HbO3 इतना हिस्सा चला जाएगा और पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बोरोन, बोरोन के साथ पैलेडियम, पैलेडियम के साथ एक हाइड्रोजन। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा और बाकी इधर जो है OH के साथ ट्वाइस तो है ही है। अब इसके बाद अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर माइग्रेटरी इंसरेशन होगा। माइग्रेटरी इंसरेशन कैसे होगा, जो आपने आपका रिएक्टेंट है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, माइग्रेटरी इस पॉइंट, ये जो आपने बनाया है इसका इंसरेशन कराओगे, यानी इसे इंसर्ट कराते हो। इसे कहाँ इंसर्ट कराते हो, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इस जगह पर ये कंपाउंड आकर लगेगा। यहाँ पर आपका आएगा बच्चों पैलेडियम, सॉरी पैलेडियम है और पैलेडियम के साथ बोरोन है और उसके साथ फर्दर 2H लगा रखे हैं। ठीक है, अब उसके एक सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये बनने के बाद आपके पास यहाँ से क्या होता है, ये जब आप करेंगे फिर से आप वाटर का एडिशन कराएंगे, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। जैसे ही आप यहाँ पर वाटर का एडिशन कराते हो, फिर से जैसे ही वाटर का एडिशन होगा HOH बन जाएगा, फिर यहाँ पर O नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। ठीक है, जैसे हमने इस केस को समझा था, ऑक्सीजन पर प्लस आएगा, फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये वाला कंटेंट आपका यहाँ से भी HbO3 बनाकर निकल आएगा। तो मेरे पास बनता क्या है, फिनाइल पहले से ही है, एक फिनाइल पहले से ही है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर कौन आ गया आपका, पैलेडियम आ गया, सॉरी पैलेडियम, और उसके साथ कौन है, एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। ठीक है, पैलेडियम बचा है और हाइड्रोजन एटम बचा है। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करा दूंगी। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, हम यहाँ से ये पैलेडियम रिमूव करेंगे एंड यू विल गेट अ ए आंसर। तो आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27 और मिक्स रिएक्शन थी ये।
अब 28 का सोल्यूशन होल्ड पर है, अभी इसका नहीं मिला है आंसर, ये नहीं आ रहा है, मेरा कुछ और आंसर आ रहा है ये सब डालने के बाद। तो स्टिल अगर मैं इसे सॉल्व कर पाती हूँ तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत जल्द मैंने 3-4 कितने क्वेश्चन मैंने आपको होल्ड पर कहा है, होल्ड के लिए मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 है होल्ड पर, 25, 28 और इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है। तो 40 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो 36 का आपको सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पर। स्टिल 36 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप 36 का सोल्यूशन भी अच्छे से समझें। तो चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 29 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया द चेंज इन द एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें कहा गया। तो कैसे निकालेंगे, देखो इन्होंने क्या दे रखा है, आपको एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस का वैल्यू निकालना है। अब डेल्टा एस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए आपको डेल्टा एस निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, 1 मिनट, यस। तो हमने सबसे पहले के लिए वर्क डन का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है V1 से V2 तक फॉर ए गैस एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको फॉलो कर रहा है, यानी ये वाली इक्वेशन को वो फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, PV - B इज इक्वल टू RT, ठीक है। शायद आपने ना एक एंट्रोपी का रिलेशन पढ़ा होगा, आप डराइव भी करते होंगे, रिलेशन ऑफ वर्क डन निकाल, देखो आपने पढ़ा होगा DW जो होता है ना वो माइनस के PdV के इक्वल होता है। यहाँ से इंटीग्रेट करके ना आप यहाँ से वॉल्यूम का वैल्यू निकाल लेते हो, सॉरी वर्क डन आप निकाल लेते हो। इसको इंटीग्रेट करके आपका ना वर्क डन आएगा, मैं लिख देती हूँ माइनस के RT नेचुरल लोग, क्योंकि आपके पास क्या है, आप वॉल्यूम नहीं पुट करोगे। अभी तक आप क्या लिखते थे कि PV इज इक्वल टू RT होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते थे बहुत आसानी से कि मैम V2 हो और V1 हो जाएगा। पर स्टिल यहाँ वो कौन सी इक्वेशन लगा रहा है, वो वेंडरवाल का एक फैक्टर लगा रहा है V - B। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप V2 - B करेंगे और यहाँ V1 - B करेंगे, ये फैक्टर आपका एक्स्ट्रा आएगा और कुछ नहीं आने वाला है। इसी के साथ आप यहाँ पर क्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू का रिलेशन क्या होता है, अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लगाओ, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा तो क्यू किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ W के, और आंसर आपका आ जाएगा RT नेचुरल लॉग V2 - B और नीचे आ जाएगा V1 - B। ये -B उसने दिया हुआ है इसलिए करना पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये करके आएंगे, ये गलत है। उसने बोला है कि वॉल्यूम को V नहीं लिखना है, वॉल्यूम को आपको क्या लिखना है, -B करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है डेल्टा एस कैसे निकलता है। डेल्टा एस निकालने का तरीका क्या होता है, हाँ जी, Q/T होता है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ रिलेशन करेंगे और मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ से R नेचुरल लॉग V2 - B और यहाँ भी V1 - B। सो दिस इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट। तो 29 क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका 30th क्वेश्चन। अब 30th क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, अब उसने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जिक्र किया। देखो इस क्वेश्चन को समझने का सबसे आसान तरीका क्या, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस हो चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, हमेशा याद रखना है अकॉर्डिंग टू IUPAC कैसा मानना है। IUPAC की किताब अगर आप देखते हो तो वो कहती है कि ऑक्सीडेशन जहाँ हो रही है ना, हमेशा वहाँ एनोड होता है। ये याद रखिए, चाहे कोई भी सेल है। अगर कहीं रिडक्शन हो रही है ना, तो रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इस बार उसने क्या कहा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस KCl सोल्यूशन यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड गैसेस हाइड्रोजन इज होल्ड 1 इलेक्ट्रोड एंड गैसेस क्लोरीन इज अनदर। मतलब एक पर आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है एंड आई थिंक एक पर आपको क्या मिल रही है, क्लोरीन गैस मिल रही है। तो आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। देखो उसने क्या कहा, देखो अब यहाँ पर मैंने इसको आपको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ। वो कह रहा है क्या है कि आपके पास हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी। देखो H+ होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस तैयार करेगा। हाइड्रोजन गैस ऐसे ही तैयार होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रही है। क्लोरीन का रिडक्शन कैसे होगा, आपके पास Cl- होगा, हाफ क्लोरीन गैस निकलने वाली है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसे आप क्या कहेंगे, रिडक्शन हो रहा है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो रिडक्शन होता है वो कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। यहाँ क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। स्टिल उसने एक बात और लिखी है यहाँ पर, उसने कहा कि आप यहाँ एक्वस यूज कर रहे हैं, दिस इज द एक्वस KCl। एक्वस KCl यूज करने का मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो H+ आयन है ना, ये क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। अरे रिएक्शन के अंदर H+ तो कंज्यूम हो रहा है ना, आप समझने की कोशिश करें। उसने क्या लिखा, एक्वस KCl का मतलब है कि जो हमारे बीकर के अंदर H+ होगा ना, वो धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा होगा हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। अब अगर एक बीकर के अंदर H+ खत्म हो जाना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे कम करके, तो H+ उस
बीकर को एसिडिक बना रहा था, पर जब उसमें से H+ ही खत्म हो गया तो फिर वो बेसिक ही तो बनेगा, फिर तो वो बेसिक ही बनेगा। सो द सोल्यूशन अराउंड द कैथोड बिकम बेसिक। कैथोड के अराउंड जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि H+ धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है। दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31st क्वेश्चन। देखिए 31st क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। 31st क्वेश्चन ने कहा कि द एडिशन ऑफ द HCl, आपको HCl का एडिशन कराना है। मैं इसका यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। देखो 1 ब्यूटीन है तो हम ऐसा बना लेते हैं 1 ब्यूटीन, एक बार ऐसा है 2 ब्यूटीन, तो मैंने ऐसे बना दिया 2 ब्यूटीन को। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों में HCl को डाल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन इस बार इधर भी आया था, जैम में भी आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन आपको जैम में भी देखने को मिलेगा। तो मैंने HCl को डाला यहाँ पर। ऑब्वियसली क्या होगा कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ मेरा जो डबल बॉन्ड है अटैक इसके ऊपर करेगा, या फिर यहाँ से डबल बॉन्ड अटैक इसके ऊपर करता है और क्लोरीन आपका रिमूव होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे। यहाँ से अगर होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, इस तरह से हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। H+ यहाँ कनेक्ट होगा, और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा। क्लियर? यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या है कि हाइड्रोजन पर यहाँ प्लस आ रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन। अब सामने कौन रखा है, Cl नेगेटिव। इधर भी कौन है आपके पास, Cl नेगेटिव पड़ा। अभी Cl नेगेटिव तो सोल्यूशन में है ना, तो फिर से मेरा Cl नेगेटिव क्या कर सकता है, मेरा Cl नेगेटिव यहाँ पे अटैक करा सकता है, या मेरा Cl नेगेटिव इस केस में कहाँ अटैक करा सकता है, यहाँ कराएगा, ताकि ये बॉन्ड आगे को निकले, ये बॉन्ड आगे चला जाए। अब इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ा सा आपको देखना होगा, वो क्या है कि हमारे पास ये जो चीज़ आपको देखना है वो क्या है, यहाँ पर आपने इस पर अटैक कराया तो मेरे पास इस तरह से यहाँ क्लोरीन कनेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं इस केस की बात करती हूँ तो इस केस में मेरे पास कौन से, यहाँ पर ये गलत बन गया, इस केस में मेरा कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे करके स्ट्रक्चर है, तो मेरा क्लोरीन यहाँ पर कनेक्ट है। आपको ये दोनों सेम नहीं नजर आ रहे हैं, आई थिंक आपको दोनों सेम नजर आ रहे हैं, तो ये तो दोनों सेम नजर आ रहे हैं। आपने 1 ब्यूटीन के साथ किया, 2 ब्यूटीन के साथ किया, ये सेम है, बट स्टिल एक स्ट्रक्चर और बनता है। अभी एक सिचुएशन और हो सकती है कि ये क्लोरीन यहाँ की बजाय इधर वाले हाइड्रोजन पर अटैक कर दे, इस वाले हाइड्रोजन पर, तब केस बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर यहाँ अटैक कर दिया ना तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, जैसे इस वाले केस में कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है। देखो ये फर्स्ट वाले के 2 पार्ट है, ऐसे एक तो सेम हो गया इसके साथ, एक आपका स्टिल रिमेनिंग है, ठीक है। तो इसीलिए उसने लिखा है कि 1 ब्यूटीन इज एनर्जेटिकली हायर देन द 2 ब्यूटीन, क्योंकि वहां पर 2 केस तैयार हो रहे हैं। और आपको पता होगा ये भी, ये प्राइमरी है और ये कौन है आपका सेकेंडरी है। कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, यू नो वेरी वेल, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, जो आपका सेकेंडरी, जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, दिस इज अ वेरी स्टेबल, है ना। तो अब देखो स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्टेबलाइजेशन ऑफ एल्कीन, सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी बनने वाली है आपकी, यहाँ पर जो स्टेबल एल्कीन बनेगी वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड करती है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। सो दैट्स वाई 1 ब्यूटीन इज अ वेरी एनर्जेटिकली देन द सेकेंडरी, मतलब जो सेकेंड वाली ब्यूटीन से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। आपको यहाँ पर बताना है, आपको यहाँ मेजर प्रोडक्ट बताने, कैसे बताएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए आपको इस रिएक्शन के अंदर क्या करना है, नॉर्मली आप देखो MuH है, ठीक है, और वो काम क्या करता है, MuH के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मेरे को क्या कराना है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है। सबसे पहले ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो और आपके पास 2 चांसेस बनते हैं। जैसे आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो ना, यू गेट अ 2 चांसेस। एक यहाँ पर देखो, आपने जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो आपके पास एक चांस है कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बने, यहाँ हाइड्रोजन आ जाए। दूसरा चांसेस है कि यहाँ आपका कार्बोकेटाइन बने और हाइड्रोजन यहाँ आ जाए। स्टिल आप देखेंगे क्या, आप सिर्फ ओवरलैपिंग को देखो, आपको आंसर मिलने वाला है। देखो आप ओवरलैपिंग, ये क्या है, ऑक्सीजन है जिसके पास 2p ऑर्बिटल है, कार्बन है 2p ऑर्बिटल है, सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग होगी। यहाँ क्या है, सल्फर है जिसके पास 3p ऑर्बिटल है, यहाँ कार्बोकेटाइन में 2p है, तो इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होने वाली है, ठीक है, इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, इस केस में ओवरलैपिंग बढ़िया हो रही है। तो ये जो मेरा OMe नेगेटिव है, ये यहाँ जो मेरे को ये H+ इसको, ये जो OMe नेगेटिव है ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा। अब आप अपने ऑप्शन में चेक करो कि कहाँ पर है, तो सी इज द राइट आंसर। कितना ईजी क्वेश्चन है, देखो बड़ा ईजी क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, अ मॉलिक्यूल हैज अ 2 आइसोमर्स A and B व्हेन A इज अ प्योर इनिशियल टाइम, ठीक है, B इज अ 50% एंड C इज अनदर। तो ये आइसोमर वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको ट्राई करते हैं, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। इस क्वेश्चन में हमसे आइसोमर के बारे में कहा है। अब देखो यहाँ क्या करना है, इस क्वेश्चन में उसने कहा कि एक मॉलिक्यूल है जिससे 2 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है, कोई भी एक मॉलिक्यूल X नाम लगाओ, उससे 2 आइसोमर बनता है, K और एक B।
When pure A is prepared at the initial time, there is an exponential decay of the isomer A and the complement of the rises of the B. आपका अगर A decay हो रहा था ना तो B rise करना स्टार्टअप हो गया. एंड द टाइम कांस्टेंट फॉर द डीके इज 100 मीटर. दोनों के लिए हमने बात कर दी 100 मीटर वो लगा रहा है. सम टाइम बाद 50% ऑफ ए फॉर्म एंड 50% ऑफ बी. 50% आपको ए मिला और 50% ही आपको क्या मिला, बी मिल रहा है. आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड वी फॉलो वन मॉलिक्यूल ऑफ बी फॉर्म ऑफ द वन होल डे. विच ऑफ द विल लाइक ऑब्जर्व. आपको इनमें से क्या चीज़ ऑब्जर्व लगती है. पहली बात ये क्वेश्चन काइनेटिक का है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त ये कहाँ का है, केमिकल काइनेटिक्स का है. तो कैसे करना है क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ. एसएसए लगेगा इसके अंदर. ठीक है, अब देखो क्या करना है. आपने क्या किया, आपने कहा ए है वो बी बना रहा है और बी से आपका क्या बनेगा, ए. उसने मुझे ये कहा है कि जो बी बना है वो भी कितना बना है, 50% बना है. और जो ए बना है वो भी कितना बना है, 50% बना है. उसने मेरे को यही कहा ना, एक फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है और एक आपका बैकवर्ड की तरफ जाएगा. ठीक है, एक फॉरवर्ड है और एक आपका बैकवर्ड है. आपको क्या निकालना है, के इक्विलिब्रियम निकालना है. बड़ा सिंपल है बच्चों. के इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, 50% ये बन रहा है, 50% ये बन रहा है, तो 1 आने वाला है. इसका मतलब क्या है, 1 आने का मतलब है देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द मॉलिक्यूल ए या बीटा फॉर्म. इक्वल प्रोबेबिलिटी है, या तो ए फॉर्म में मिलेगा या ही बी फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि आपके पास 50-50% उसने दिया है. कुछ भी अलग से नहीं कहा है, सिर्फ स्टेटमेंट को इतनी बड़ी बनाकर दे दिया पढ़ने के लिए. ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question number 34 is that a 100 amino acid sequence of the protein contain only the मतलब आपको बहुत सारी प्रोटीन का सीक्वेंस बना कर दे रही है. लाइक आप बनाते हो ना ऐसे फिनाइल लिखकर, फिर वेलिन उसके साथ कनेक्ट है, देन ल्यूसिन कनेक्ट है, देन आपका आइसोलिन. तो अब उसमें वो कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है. सबसे पहली बात ये जो आपकी होती है ये इनसॉल्युबल होती है बफर में. ठीक है, एक्वस बफर आप बना रहे हो अगर, तो उसमें क्या है, ये नीचे क्यों नहीं गया. अगर आप एक्वस बफर बना रहे हो ना तो उसमें वो क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है. तो अगर आप यहीं से पहला ऑप्शन सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल तो होती नहीं है, इनसॉल्युबल होती है. ठीक है, तो इनसॉल्युबल यहाँ पर आ रहा है. उसके बाद जो एब्जॉर्बेंस वैल्यू है तो ये आपको प्रैक्टिकली मतलब आपको याद रखनी है, 270 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज अबाउट द लेजर. वो हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको पल्स लेजर के बारे में बात करना है. देखो पल्स लेजर अगर आप टॉपिक भी पढ़ते हो ना लेजर पल्सेस का, तो उसमें सबसे पहले यही कहते हैं कि जो पल्स लेजर के ऑपरेशंस होते हैं, मतलब लेजर्स जो होती हैं नॉट क्लासिफाइड एज अ कॉन्टिन्यूस, वो आपकी कॉन्टिन्यूस वेव की तरह काम करती है. मतलब इसके अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेव चलती रहती है. अगर कॉन्टिन्यूस वेव है तो डेफिनेटली इसके अंदर इन्फिनाइट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहने वाली है, कोई लिमिटेशन थोड़ी होगी. ठीक है, पल्सेस की जो फ्रीक्वेंसी रहने वाली है वो इन्फिनाइट रेंज की रहती है, उसके अंदर कोई रेंज नहीं होती फिक्सेस. ठीक है, जो पल्स ऑपरेशंस होते हैं ऑफ द लेजर्स रेफर टू एनी लेजर्स नॉट क्लासिफाइड एज अ कॉन्टिन्यूस वेव. हम उसे ऐसे नहीं क्लासीफाई कर सकते. सो दैट द ऑप्टिकल पावर अपीयर इन द पल्सेस सो ऑफ सम ड्यूरेशन एट द सम रिपीटिशन रेट, बार बार रिपीट होती रहती है तो वो इन्फिनाइट रेंज पर फ्रीक्वेंसी तैयार करती है. ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36 है. ये क्वेश्चन हमारा फिर से केमिकल काइनेटिक्स का है. अब इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर आपको एसएसए लगाना है, देखते ही आपको याद हो जाएगा. द फॉर्मेशन ऑफ सी फ्रॉम ए इज थ्योरेटिकली एक्सप्लेन फ्रॉम द काइनेटिकल स्कीम एंड द एक्सपेरिमेंटल दैट कंडीशंस एंड द स्पीशीज बी इज एब्सेंट. मतलब आपको नजर आ गया कि यहाँ पर क्या लगने वाला है, बी पर एसएसए लगाने वाले हैं. तो अगर हम बी पर एसएसए लगाने वाले हैं, मतलब काफी हिंट दे रखा है इस क्वेश्चन ने. हमसे कहा गया है एसएसए का मतलब होगा कि आप जो इंटरमीडिएट स्पीशीज होती है ना एसएसए के अंदर, उसकी कंसेंट्रेशन 0 लेकर चलते हो, है ना. तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही देखो, उसने लिखा है कि क्या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. बिल्कुल पॉसिबल है, अगर बी इज द इंटरमीडिएट एसएसए बन जाए उसका. अच्छा, यहाँ पर जो उसने कहा है कि K-1 इज ग्रेटर देन द K1 एंड K-2 इज ग्रेटर देन K2, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा. अगर आप यहाँ पर देखो तो ऐसे आप नहीं निकाल सकते इसकी वैल्यू. ठीक है, और इसका जो रेशो होगा, यस दिस इज अ रेशो, नो दिस इज नॉट इक्वल, ये भी आपका रेशोज नहीं इक्वल आने वाले हैं. यस बी इटर्ड ए ना एसएसए, बी के ऊपर एसएसए लग रहा है, सिंपल ही बात है. बस आप यहाँ ये जो है ये वाली चीज़ सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज अगर आपने बी पर क्या लगा दिया, एसएसए अप्रोक्सीमेशन लगाया. नाउ द 37 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा गया है ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. तो अभी देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का क्या सीन रहने वाला है. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर आपको यहाँ NME3 सबका ऑर्डर लगाना है. कैसे ऑर्डर लगाएंगे देखो, एक मिनट के लिए देखिए. तो यहां जब ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सो क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया था प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द OMC विद जो किसके साथ करना है,
मिथाइल टाइटेनियम क्लोराइड के साथ। अब पहले तो आप इसी को समझेंगे, इसका क्या सीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथाइल पर क्या चार्ज आने वाला है -1, टाइटेनियम पर हमने x कंसीडर किया, क्लोरीन पर कितना आता है -3, दैट्स वाई आप यहाँ टाइटेनियम का चार्ज निकालते हो +4। अब टाइटेनियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो 3d4 होती है, बट यहाँ स्टिल टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट्स वाई 3d 0 आ जाएगा। अगर 3d 0 आता है इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया तो जो मेरे लिगेंड्स हैं, आपने देखा नाइट्रोजन पर Mb3 लगा रख सकते हैं, फॉस्फोरस पर अपने लोन पेयर है Mb3 लगा सकते हैं, स्टिल सल्फर पर तो दो लोन पेयर हैं तो Mb2 आया यहाँ पर, ठीक है। अब इनके अंदर हमें पढ़ना है कि क्या सीन रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक सिग्मा डोनर है, ठीक है। अगेन ये भी एक सिग्मा डोनर है, बट स्टिल दिस इज अ पाई एक्सेप्टर। अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, टाइटेनियम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास तो दो लोन पेयर है, ये अटैक जल्दी नहीं करना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि पाई एक्सेप्टर का थोड़ा लेट आएगा, ठीक है, पाई एक्सेप्टर का थोड़ा लेट आएगा, बट आपको बिल्कुल अपना बेसिक प्रिंसिपल लगाना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर सबसे आसानी से नाइट्रोजन देगा, तो नाइट्रोजन वाला सबसे आगे रहने वाला है। उसके बाद आप कौन देंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फॉस्फोरस देगा, क्योंकि सल्फर की स्टिल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी तो उससे ज़्यादा होगी, और उसके पास दो लोन पेयर है, बट स्टिल एक ही दे सकता है वो, दैट्स वाई यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, एंड द क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। उसने कहा कि आप इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल रहे हो, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, पानी का रिमूवल। आपको यहाँ से पानी रिमूव करना है, आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला है जिसका काम है पानी को रिमूव करना। आप अपना देखो इस कॉम्प्लेक्स में से पानी निकाल दो तो पानी निकलेगा, कहीं नजर आ रहा है, देखो यहाँ बाहर नहीं है पानी, पानी पानी यहाँ पर बाहर है। चलो एक हिंट यहाँ मिला। दूसरी बात उसने कहा लॉस इन वेट, थोड़ा सा हल्का हुआ कंपाउंड, फिर AgNO3 के साथ रिएक्शन कराए। बच्चा AgNO3 के अंदर से यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में से कौन आएगा रिएक्शन करने, आपका एक क्लोरीन आएगा, तो देखो इसमें क्लोरीन भी बाहर है, बाकी इनके अंदर भी ऐसा नहीं है, बट इसमें पानी का केस नहीं था, तो Cl बाहर आएगा और आपका साथ में पानी बाहर आएगा, दैट्स वाई D इज द राइट आंसर इन दैट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। 39 अभी होल्ड पर है, ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है और ये अभी नहीं हो पाया मेरे से। एंड द लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, ये मैथ का है पर मैंने इसे किया है सॉल्व, मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला क्वेश्चन आसान था। देखो बाहर वाला सर्कल दिख रहा है ना आपको, जो बाहर वाला सर्कल है उसके लिए मैंने ना ऐसे यहाँ पर इसका डायमीटर बना दिया। आउटर सर्कल के लिए आपको सिर्फ देखना है, ये आउटर सर्कल के लिए जो डायमीटर है, आउटर सर्कल का जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, डायगोनल ऑफ द स्केयर, स्केयर के डायगोनल के। और स्केयर का डायगोनल कितना होता है, सपोज अगर इसकी रेडियस ए मान ली, वो साइड ए मान ली, ये साइड ए मान लेते हैं, तो किसके इक्वल आएगा, √2a। अब इनर सर्कल के लिए आपको मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ। इनर सर्कल के लिए क्या है इसका डायमीटर, ये जितनी इसकी साइड है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो इनर सर्कल है ना आपका, इनर सर्कल के लिए क्या है, साइड ऑफ स्केयर, और साइड ऑफ स्केयर कितना है आपके पास ए। मुझे निकालना है दोनों का रेशोज का। अब देखो बाहर वाली जो सर्कल है उसका हम रेडियस लिखते हैं पाई r स्केयर से, और इसको हम लिख देते हैं पाई स्मॉल r स्केयर से, ठीक है। अब मेरे को इनकी रेशो निकालनी, तो मैंने लिखा पाई कैपिटल R का स्केयर डिवाइड बाय पाई स्मॉल r का स्केयर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये r है कैपिटल, जो बाहर वाला सर्कल है उसका डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, √2 बाय, ठीक है, इसका होल स्केयर कर देंगे आप, ऐसा ही करने वाले हो। अगर नीचे वाला बात करें तो उसका कितना है a स्केयर, तो आप यहाँ डायरेक्ट a/2 का होल स्केयर पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये डायमीटर है, मुझे रेडियस चाहिए। अगेन यहाँ से सारा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, देखो 2:1 आपका आंसर बन जाएगा। अब मैं जरा चेक करती हूँ ऑप्शन, या 2 इज द राइट आंसर। सो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं TIFR के 40 क्वेश्चन, जिसमें से 40 में से 1 2 3 4 40 में से सिर्फ मैंने 4 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन होल्ड पर डाला है, पर बहुत ही जल्द आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मे बी आज शाम तक या कल तक आपको इन 4 क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिलेगा। यूट्यूब पर कहीं नहीं है, आपको सिर्फ मेरे चैनल पर अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन का मैंने आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कराया विद आंसर की, विद क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग विल बी डन। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 21 का पेपर मिला है तो आई एम श्योर आपको 20 का पेपर भी मिलने वाला। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अलियम केमिस्ट्री, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको सोल्यूशन।